जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। आप वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का सबसे फास्टेस्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती हैं डिटर्मिनेंट की जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बना सकती हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज मैंने पहले लिख दिया है ताकि हमारा समय बचे, बस आपको समझते हुए चलना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड द कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, मतलब अगर आप रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाकर मतलब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्ति बना दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर यानी शार्डिक के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट होती है ना वो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, आव्यूह का मान होता है। कौन से आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जो डिटर्मिनेंट होता है कोई नया नहीं चीज़ है, ये मैट्रिक्स की ही वैल्यू होती है, मैट्रिक्स का ही मान होता है, ठीक है। और ये कौन से मैट्रिक्स का मान है? स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे, मतलब जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, देख लो। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे मॉड के अंदर ए लिखते हैं या फिर ऐसे लिख दिया जाता है डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, DET, और इसके बाद हम ए लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देख सकते हैं आप। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 का 2 में करोगे 6 आएगा, ये आ गया -2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -2। अगर इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं, मतलब कुछ इस तरह से कर देते हैं काम, कुछ इस तरह से कर देते हैं काम। क्या किया, ये 1 3 को रो बना दिया और 1 2 को कॉलम बना दिया। अब अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, वापस क्या मिला, -2 मिला। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ एनी 2 रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट वी इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू बट इज चेंज इन साइन ओनली। मतलब यह है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो पंक्तियों को आप आपस में बदल देते हैं या दो स्तंभ को आपस में बदल देते हैं, मतलब अगर आप किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके सामने का साइन जो है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल इसी डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो अभी आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई -2। अब एक काम करते हैं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। अगर हम R1 को R2 और R2 को R1 बना दें, मतलब आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह हो जाए 3 4 1 2। हमने क्या किया, हमने किन्हीं भी दो पंक्तियों को, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको R2 बना दिया, इसको R1 बना दिया, ठीक। अब अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालें तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा 6 आएगा, 4 का 1 में हुआ तो 4 आएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया है, लेकिन यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में आया है। तो अगर आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदलेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन सामने का साइन जो है, चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। आप ऐसे ही 1 3 को यहाँ 2 4 को यहाँ करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख ही लो आप, है ना, यहाँ पर देखो 2 4 कर दिया, यहाँ पर 1 3 कर दिया। हमने क्या किया, हमने C1 को C2 बना दिया, C2 को C1 बना दिया। अगर ऐसा किया तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 2 का 3 में गुणा किया 6 आया और 4 का 1 में गुणा किया 4 आया, कितना आ गया
2 आ गया। तो पहले -2 आया था, अब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं या दो स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन उसके सामने का साइन चेंज हो जाता है। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ ए डिटरमिनेंट हैज़ 2 रोज आर कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपको दिया जाए, उसकी कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे हों, सारे एलिमेंट इक्वल हों, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 2 4 2 4 ऐसे, तो अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, 4 का 2 में गुणा किया 8 आ गया, 4 का 2 में गुणा किया 8 आ गया, 0 आ गया। ठीक, ऐसे आप 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ले सकते हो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं R1 जो है वो R2 के बराबर है। देख लो, R1 के सारे एलिमेंट R2 के सारे एलिमेंट के बराबर हैं, तो इस जो डिटरमिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, आप चाहें तो एक्सपेंड करके देख सकते हैं या इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, ये हमेशा आपको 0 ही देगा। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हों, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी आपको कोई डिटरमिनेंट मिल सकता है 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये C1 है, ये C3 है, C1 और C3 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो अगर किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तीनों बराबर हो जाएं तो काम ही खत्म है, तो 0 वैसे ही भी आना है। क्यों, क्योंकि अच्छा एक देखो ये और ये R1 और R2 बराबर हैं, अगर R3 भी यही हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, 0 तो पहले हो चुका है ये भाई, दो पंक्तियां अगर 0 हो गई हैं तो तीसरा हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि तीनों बराबर हो जाएं तो अरे भैया 2 पे वो 0 हो गया है तो तीसरे की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर। मतलब यह है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी नंबर से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं कह देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5, यह है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 आ गया -2। ठीक है, अगर हम क्या करें, हम इसके R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। क्या बोल रहा है कि अगर आप उसके किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं कि हमने R1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर आपने R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 एंड 4 एंड 5, ये हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू आप निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24, कितना आ गया भाई, -4 आ गया। इस -4 को आप चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और -2 की प्लेस पर आप डिटर्मिनेंट a रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो क्या किया हमने, R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमें पता चला कि जो वैल्यू आई है वो डिटर्मिनेंट a की क्या है, ट्वाइस है, यानी दुगनी है। मतलब यह है कि जिस नंबर से हमने R1 में मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से इस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था R1 में तो 2 से हो रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 3 आता, आप करके देख सकते हैं। आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 4 आता। जैसे मैंने R1 में किया है ऐसे आप C1 में या C2 में भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप ये काम कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे वही डिटर्मिनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से दिया गया है। किस तरह से? a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। यहाँ पर a2, b2, c2 है, a3, b3, c3 है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को तोड़कर दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और प्लस x, a2, a3, y, b2, b3, z, c2, c3। इस तरह से आप इसे तोड़कर लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स। देख सकते हैं ये आपका R1 है। R1 क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स है, दो पदों का जोड़ है। ठीक, तो आगे कह रहा है देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तब इस डिटर्मिनेंट को आप क्या कर सकते हैं? दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और दूसरा हो जाएगा x, a2, a3, y, b2, b3, z, c2, c3। ठीक है, ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी थी। छठी प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाई एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब यह है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दें तो उसकी मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास डिटर्मिनेंट ये दिया गया 1 2 3 4 ये है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 3 दूना 6 यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका जो R1 है ना, इसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? R1 को हम चेंज करने वाले हैं R1 प्लस 2R2 से। क्या करेंगे? ये जो R2 है ना, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, उसके बाद R1 में जोड़ देंगे। ठीक है, तब आपका डिटर्मिनेंट कैसे होगा? कुछ इस तरह हो जाएगा। 2 का गुणा करोगे, 2 3 6 हो गया, 6 में 1 जुड़ के लिखेंगे, 7 हो गया। 2 का गुणा करोगे, 2 चौक 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ दोगे, 10 हो जाएगा। और R2 तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक भाई, R1 को आपने चेंज किया है ना, R1 को केवल चेंज किया है। बात समझ में आई? भाई कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाई एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को आप क्या करो? जोड़ दो। लेकिन कैसे? द सेम मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब उस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उस रो में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने R1 को चेंज कर लिया। कैसे? R1 में हमने R2 को जोड़ दिया, लेकिन 2 से गुना करके जोड़ा है, तो ये आ गया। अब इसकी अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? देखो, 4 का 7 में गुणा करोगे 28 आएगा, 3 का 10 में करोगे 30 आएगा। आप देख सकते हो -2 पहले भी आया था और -2 अब भी आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो आप अगर किसी रो को या किसी कॉलम में किसी कॉलम को जोड़ते हैं मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 पुटिंग x इक्वल टू अल्फा। मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, कब? जब x की जगह पर अल्फा पुट किया जा रहा है, देन वी से दैट, तब हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये है, मान लीजिए कि आपको कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया गया है a इक्वल टू, यहाँ पर मान लो x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर है 2 4 8, यहाँ पर 5 6 7 है ना। ऐसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और अगर ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। कब? जब हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें, x की कोई वैल्यू पुट करें। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो, कब? जब x बराबर अल्फा उसमें पुट किया जा रहा हो। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट में x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर होगा। तो आप देखो, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है? जब हम x इक्वल टू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। देखो
जैसे आप x इक्वल टू 2 रखोगे, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो गया। तो अब आपकी ये जो डिटर्मिनेंट है ये कुछ इस तरह बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 4 8 2 4 8 5 6 7। और यहाँ पर देखिए ये C1 है, ये C2 है। तो C1 और C2 क्या हो गए? C1 और C2 आइडेंटिकल हो गए, यानी इक्वल हो गए। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ, कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया। तो अगर x बराबर 2 इसमें रख दें तो C1 और C2 बराबर हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर 0 हो गई, कह रहा है कि डिटरमिनेंट बिकम 0 पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, देन वी से दैट, तब हम क्या कहेंगे? x माइनस अल्फा। तो x बराबर 2 है तो हम कहेंगे x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ a। तब x माइनस 2 क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट a का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। आप वैसे भी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको हल करोगे, तो हल करने पर x बराबर 2 एक वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 8वीं प्रॉपर्टी की। अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है A और एक दूसरी मैट्रिक्स है B, अगर आपने A में B का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने क्या किया? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B के। मतलब ये है कि अगर आपको कोई दो आव्यूह दिए गए हैं, चाहे आप पहले उनका आपस में गुणा करके फिर सार्डिक निकालें, या अलग अलग दोनों के सार्डिक का मान निकाल के गुणा कर दें, दोनों तरफ से आंसर इक्वल आता है। आप दो मैट्रिक्स मान के आप चेक करके देख सकते हैं, ये रिजल्ट इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब यह है कि अगर कोई आव्यूह है, उसका सार्डिक मान अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो क्या होगा? एक वर्ग आव्यूह होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होती है वो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, और डिटर्मिनेंट जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। मतलब इसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप क्या कर रहे हैं, उस डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल पा रहे हैं, उसका सार्डिक का मान निकाल पा रहे हैं, तो क्या होगा? वो एक वर्ग आव्यूह होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो चाहे आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो या फिर इसका ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 5। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 12 यानी -2 आ गया। मैं कहता हूं कि मैं पहले इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दो, और 4 5 को ये। ठीक है, अगर अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो 5 2 10, फिर से क्या आएगा? -2 ही आएगा। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो या ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 11। ये कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप क्या करें? आप उसमें किसी स्केलर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद आप उसका डिटरमिनेंट निकालें। क्या करें? उसके बाद आप उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो ये इक्वल होता है k⁻n डिटर्मिनेंट A के। अब ये क्या है? देखो, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? k का मल्टीप्लाई है, तो मान लो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैट्रिक्स कैसी है? 2 क्रॉस 2 की है, मतलब इसका जो आर्डर है वो 2 है। ठीक है, 2 का आपने मल्टीप्लाई किया, सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। ठीक है, अब एक काम करो, इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। जब निकालोगे तो ये 40 हो गया और ये आ गया 48।
घटाओगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 5 का 2 में गुणा किया 10 और 4 का 3 में किया तो 12, कितना आ गया भाई? -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। एक काम करते हैं, ये तो मिल गया। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने निकाली, क्या मिला? -8 मिला। भाई के की जगह पर हमने क्या किया? 2 को रख दिया है, तो इधर की वैल्यू आ गई -8। अब इधर की वैल्यू देख लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ये तो -2 है। एक काम करते हैं, के पावर n है, के की वैल्यू कितनी? 2, n की वैल्यू कितनी? 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का हमने मैट्रिक्स लिया है। 3 क्रॉस 3 का लेते तो n = 3 हो जाता। तो अगर हम 2 के पावर में कितना कर दें? 2 कर दें, के पावर n है ना, तो के पावर n यानी 2 कर दें और फिर यहाँ लिख दें कितना? -2। तो कितना हो गया? 4 -2 कितना आ गया? -8 आ गया। तो ये क्या है? ये है 2 पावर 2 डिटर्मिनेंट a, और ये आपका कितना आया है? ये आपका आया है 2 × a डिटर्मिनेंट, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब चाहे आप ये निकाल लो चाहे आप ये निकाल लो, दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? n गिवन मैट्रिक्स का आर्डर है। ठीक, ये 2 क्रॉस 2 का होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 का होगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 क्रॉस 4 का होगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, और k कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12। ये कहती है कि अगर आपके पास a और b दो मैट्रिक्स हैं जिनके आर्डर सेम हैं, तो चाहे a में b का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या b में a का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दो मैट्रिक्स मान के आप चेक करके देख सकते हैं, चाहे a में b का गुणा करके फिर डिटरमिनेंट निकालो, चाहे b में a का गुणा करके डिटरमिनेंट निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 13 की बात करें तो ये कहता है डिटर्मिनेंट a पावर n इक्वल टू a पावर n डिटर्मिनेंट। यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मतलब ये है कि n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप चाहे किसी भी मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, उसके बाद स्क्वायर करो, या पहले स्क्वायर कर लो फिर डिटरमिनेंट निकालो, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब ये है कि चाहे पहले निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करें या पहले स्क्वायर करके डिटरमिनेंट निकालें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, यानी प्रॉपर्टी नंबर 14 की। ये कहता है कि अगर a कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, जिसके एलिमेंट a1 a2 a3 डैश डैश an। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। तो अगर a कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है? a1 a2 a3 डैश डैश an है, तब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, देन डिटर्मिनेंट a क्या हो जाता है? a1 a2 a3 डैश डैश an, मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है इस तरह से 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 6। यही हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ए अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक, तो जैसे डायगोनल के लिए हम लोग बात करते हैं, ऐसे हम लोग ट्रायंगुलर के लिए भी बात करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, चाहे अपर हो या लोअर हो, ठीक, उसके भी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, तो कंजूसी ना करें प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।